हेलो अरुण, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निडिलिस्टिक इंजरी के बारे में कि एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर निडिलिस्टिक इंजरी होती कैसे है, निडिलिस्टिक इंजरी से बचा कैसे जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, यदि आपको निडिलिस्टिक इंजरी हो गई तो आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, कितने टाइम के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना। इस वीडियो के अंदर हम सभी पैरामीटर को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में आप सीख जाओगे कि आप निडल स्टिक इंजरी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो निडल स्टिक इंजरी जो होती है, मेनली आपको अनवांटेड निडल लगने से होती है। जो ये निडल लगने का चांसेस किसको रहता है भाई, आप हेल्थ केयर वर्कर हो, आप नर्स हो, डॉक्टर हो, लेबोरेटरी स्टाफ हो, या फिर वेस्ट हैंडलर हो। आपने देखा होगा जब सपोज करो आप इमरजेंसी में वर्किंग में हो तो वहाँ पे काफ़ी आपका निडल यूज़ होती हैं। तो यदि उसी टाइम पे आपने निडल को एक्सपोज नहीं किया या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वहाँ पे निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि निडल स्टिक इंजरी से आपको कौन कौन से रिस्क हैं, आप प्रिवेंटिंग कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब जो आपका रिस्क में है निडलिस्टिक इंजरी से रिस्क है, वो है सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोजर टू द ब्लड बॉर्न पैथोजन, द प्राइमरी कंसर्न इन द ट्रांसमिशन इन्फेक्शन डिजीज। यदि आप किसी को निडलिस्टिक इंजरी हुई है तो उसे ब्लड बॉर्न पैथोजन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि HIV, इम्यूनोडिफिशियेंसीज वायरस, हेपेटाइट बी, हेपेटाइट सी। ये एक्चुअली इसमें क्या कुछ पैथोजन होते हैं जैसे सेफलिस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्रांसमिसिस होते हैं जो कि आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको एंडोडर्मिस इंजरी हुई हो, वो सबसे मेन काम रहता है आपको ना साइकोलॉजिकल डर हो जाता है, जैसे कि आपको एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट टाइप से, फिर स्ट्रेस होने लग जाता है, और फिर डर रहता है यार कहीं मुझे ऐसा तो नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है निडलिस्टिक इंजरी का। अब बात करें भाई आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है तो आपके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट होने में आपका कॉस्ट भी लगेगी, और यदि आप ट्रीटमेंट कराओगे तब भी आपकी कॉस्ट लगेगी। तो आपको पैसा भी बचाना है। यदि आप नर्सिंग में काम कर रही हैं, हाउस कीपिंग में काम कर रहे हैं, भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे ट्रीटमेंट करवाओगे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि आप निडल स्टिक इंजरी से बचना चाहते हैं उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो 99% जो निडल स्टिक इंजरी होती है वो आपकी रीकैपिंग के थ्रू होती है। यदि आपने किसी की भी सिरिंज पे जो निडल है उसकी कैप ओपन की, यदि आप उसे दोबारा लगाते हैं तो यानी रीकैप करते हो तो वहाँ पे NSI होने के चांसेस आपके 90% है। तो इसलिए यदि आपने किसी पेशेंट को मैं वैक्सीन दी है तो उसके बाद उसको रीकैप ना करें, उसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करें। होता क्या है कि आपको सबसे पहले NSI दो तरह की होती हैं, आपकी प्री NSI होती है, पोस्ट NSI होती है। प्री का मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दी और जैसे आपने सिरिंज को ओपन किया और निडल को रिकैप किया तो आपको उसी टाइम पे अगर निडल लग गई तो आपको प्री NSI कहलाता है। तो वहाँ पे आपको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी, वो आपको मैंडेटरी है। अदरवाइज यदि किसी पेशेंट को आपने वैक्सीन दे दी और उसके बाद में आपको निडल इंजरी हो गई और आपका ब्लड भी बहने लगा या फ्लूइड दिखने लगा तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कोई भी निडल को रिकैप नहीं करना। उसके बाद आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, जो शार्प होता है ना, कटिंग करने का देखा होगा, उसका यूज़ करना है। उसके बाद में यदि आपने किसी मेडिसिन पेशेंट को वैक्सीन दी है तो जो भी निडल है आपको टाइम टू टाइम उसको डिस्पोज कर देना। इससे भी क्या होगा, आप निडल स्टिंग इंजरी होने से बचा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में पर मंथ जितना भी आपका नर्सिंग स्टाफ है, GD है, हाउस कीपिंग है, डॉक्टर है और पैथोलॉजिस्ट स्टाफ है, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उन्हें एक हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल का भी पता होना चाहिए। दूसरा, उनके पास में रिटर्न गाइडलाइन होनी चाहिए निडल स्टिक इंजरी को रिड्यूस करने के लिए, तभी वो इसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। उसके बाद में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए जो कि आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ या पैथोलॉजी स्टाफ जो भी पेशेंट्स केयर में है वो NSI से बच सके। उसके बाद क्या होता है, यदि किसी पेशेंट को निडल स्टिक इंजरी हो गई या किसी स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निडल स्टिक इंजरी हो गई तो उसे करना क्या है। भाई सबसे पहले क्या करना है आपको, यदि आपको NSI हुआ है
तो आपको पहले क्या करना है, रनिंग वाटर में उसे क्लीन करना है। लेकिन उसे क्या स्विच नहीं करना, दबाना नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि आपको मुकस मेम्ब्रेन दिख रही है या फिर एग्जांपल आपकी आई में या माउथ में लगा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वाटर से भी क्लीन कर सकते हो, सलाइन से भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपके पास में निडल स्टिक इंजरी हुई है, तो आपको रिपोर्ट करना है। उसके लिए एक इंसिडेंट फॉर्म भी होता है जिसे बोलते हैं हम एनएसआई या निडल स्टिक इंजरी इंसिडेंट फॉर्म। उस फॉर्म में क्या होता है, जिस पेशेंट को या जिस स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी हुआ है, उसको माइनर हुआ है या मेजर हुआ है, उसके बाद आता है आरसीए यानी रूट कोज एनालिसिस। भाई उस पेशेंट उस स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी हुई क्यों है, रिकैपिंग कर रहा था या उसको अवेयरनेस नहीं है या फिर वो डिस्पोजल कर रहा था उस टाइम पे, तो वो रिटर्न लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका कापा, जिसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। कि भाई अगर आपने आरसीए कर लिया है, रूट कोज एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया, उस इंसिडेंट फॉर्म में ये सब चीज़ें फिल होती हैं। यदि आपको सबसे पहले कोई भी एनएसआई हुआ तो आपको अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका इंचार्ज क्या करेगा, आपको प्रॉपर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। भाई ऐसा तो नहीं है अब इस पेशेंट को इस स्टाफ को एनएसआई हुआ है, तो उसके फिर टेस्ट भी होंगे, जैसे एचआईवी का टेस्ट होगा, एचबीवी का टेस्ट होगा और एचसीवी का टेस्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले उससे कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अब किसी पेशेंट को एचआईवी का टेस्ट होना है, तो जब किसी को एनएसआई हो गया उसके 2 घंटे के बाद और 72 घंटे से पहले पहले उसका एचआईवी टेस्ट हो जाना चाहिए। अब करते हैं एचबीवी। अगर उसको एचबीवी की यानी हेपेटाइट बी की वैक्सीन लगनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आपको निडल गिस्टिंग होने गया है, उसके बाद में आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो फर्स्ट में 6 वीक के बाद में आपको अपने टेस्ट दोबारा अगेन करानी है, फिर 3 मंथ के बाद अगेन करानी है और 6 मंथ के बाद अगेन करानी है। कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी स्टाफ ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन नहीं करता निडोलोजिस्टिक इंजरी होने के बाद में। तो इससे होगा क्या कि आफ्टर 6 मंथ उस पेशेंट में, यानी जो वो स्टाफ है जिसको एनएसआई हुआ था, उसमें भी कोई ना कोई इन्फेक्शंस, यदि उसे कोई इन्फेक्शन है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको एनएसआई होता है, सबसे पहले आप अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करें और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। इससे आप निडल स्टिक इंजरी से बच सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होना मैंडेटरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं।